बेटी, एक बार चल के लड़के को देख तो लो। मेरा दावा है कि लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाला बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ बेटी, हम लोग तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है। किसी अच्छे लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे ना। आखिर तू हमारी इकलौती बेटी है। अच्छा ठीक है माँ, अब ज़्यादा भावुकतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल ना करो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर, बिना देर के हम सब चलते हैं। सभी बाला के घर पहुंचते हैं। अरे क्या बात है बहन जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया? जी बस आता ही होगा। तभी वहाँ बाला आता है। लो जी, आ गया मेरा बेटा। ये लोग तुझे देखने आए हैं और ये इनकी बेटी नम्रता है। बाला के सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते। ये देख नम्रता और उसके परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो टकला है। हे भगवान, माँ पिताजी, आप दोनों एक टकले से मेरी शादी करवाने वाले थे। अरे ये तो पूरा उजड़ा चमन है। देखो बेटी, इस तरह किसी का मजाक उड़ाना गलत है। किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते। बालों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। लड़का टकला है तो क्या हुआ, इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है। आप चुप रहिए जी। इसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भी सर पर बाल नहीं है। मैंने तो आपसे शादी कर ली, मगर मैं अपनी बेटी की शादी एक टकले से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। अरे ये क्या, कब से आप लोगों ने टकला टकला लगा रखा है? और माफ करना, तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो। तुम लोग मेरे घर में आकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ तो जा रहे हैं ना, हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। नम्रता और उसके परिवार वाले उठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी नम्रता का छोटा भाई जाते जाते कहता है, टकला। तेरा बाप टकला। और इस तरह बाला का रिश्ता टूट जाता है। फिर एक दिन सड़क के किनारे एक आदमी घूम घूम कर कंधी बेच रहा होता है। कंधी ले लो, कंधी, एक से बढ़िया एक कंघी ले लो, नए जमाने की कंघी ले लो। अरे भाई ये ले लो। घूमते घूमते वो बाला के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, कंधी लोगे क्या? ये लो। तभी उसकी नज़र बाला के सर के ऊपर पड़ती है। अरे माफ़ करना भाई साहब, आप इसे लेकर क्या करोगे? आपके सर पर तो बाल ही नहीं है। आपका तो स्टेडियम पूरा खाली है। चलता हूँ। कंधी ले लो, कंधी ले लो। कंधी वाले की बातें सुनकर बाला को बुरा लगता है। उस समय बाला को ऐसा महसूस होता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज़ अगर है तो वो सिर्फ बाल है। बाला सड़क पर चलते हुए लोगों के बाल बड़े गौर से देखता है। चलते चलते बाला एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? थोड़े से बाल अगर मुझे दे देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। अरे भाई, आज पहला इंसान देख रहा हूँ जो मंदिर आकर भगवान से अपने लिए बाल मांग रहा है। बेटा, भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है। अच्छी सेहत है, अच्छी नौकरी है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाला वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर बाला खाना खाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। फिर सुबह जब बाला सोकर उठता है तो आईने के सामने अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। बाला के सर पर एकदम घने बाल आ जाते हैं। बाला खुशी से झूम उठता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरे सर पर बाल आ गए। लेकिन ये हुआ कैसे? दोस्तों, अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अरे वाह, एक तो चिराग मेरे घर में पहले से था, बाकी के 3 और भगवान ने मुझे नसीब किए हैं। आ जाओ मेरी प्यारी बहू, मेरे इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। हिमानी बहू, चल अपनी तीनों देवरानियों की जरा आरती तो कर। जी माँ। हिमानी ने बड़ी ही खुशी खुशी अपना तीनों नई नवेली देवरानियों की आरती कर उनका गृह प्रवेश करवाया। लेकिन हिमानी ये नहीं जानती थी कि वो कौन सी आफतों को अपने घर में बुला रही है। नई बहुओं का पहला दिन तो कुछ इस तरह से बीत गया। तीनों ही हेमा की छोटी बहुएं अमीर घरानों से थीं, जो दहेज में अपनी हर तरह की सुविधा का सामान लेकर आई थीं। सिर्फ एक हिमानी ही गरीब परिवार से थी।
नई बहुओं की शादी के लगभग 1 हफ्ते बाद। अरे रीमा, तुम्हें माँ, आपने कमरे में क्या एसी चलाया हुआ है? जी हाँ, मैंने एसी ही चलाया हुआ है, लेकिन जेठानी जी यहाँ खड़ी होकर आप ज्यादा इसकी मजे मत लीजिए। मतलब? मुझे कोई मतलब नहीं बताना है। रीमा ऐसे बोलती हुई एसी को बंद करके कमरे से बाहर आ गई। हिमानी को यह बेरुखा सा बर्ताव काफी अजीब लगा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही दोपहर के समय। हाँ, मेरा तो पेट भर गया। अब तो मैं चली अपने कमरे में थोड़ी सी कूलर की हवा खाने। बहू, खा पी कर जल्दी, टेबल पर से बर्तन भी उठाने होते हैं। मैं जानती हूँ मम्मी जी। हाँ तो कहाँ जा रही हो? इन्हें समेट कर जाओ। मम्मी जी, जेठानी जी है तो सही, इन्हें समेटने के लिए तो मैं मेहनत क्यों करूँ? जेठानी जी तुम्हारी जेठानी है, क्योंकि कोई नौकरानी नहीं है जो तुम उस बेचारी पर ही गर्मी में सारा लोड डाले रखती हो। मम्मी जी, हम आपकी अमीर बहुएं हैं जिन्होंने आपको भर भर कर दहेज दिया है। जेठानी जी ने क्या दिया है? ना उनकी शक्ल अच्छी है, न रंग रूप, और तो और वो दहेज भी कुछ खास नहीं लाई थी, तो घर के काम वही तो करेंगी। उल्टा अपनी सास को ही समझाकर सावित्री अपने कमरे में चली गई। तीनों छोटी अमीर बहुएं यही करती थीं। सारा दिन बेचारी हिमानी ही कामों में लगी रहती थी और तीनों अमीर बहुएं अपने अपने कमरों में कोई एसी चलाकर तो कोई कूलर पंखे में ही अपना समय गुजार देती थी। हिमानी के कमरे में किसी भी तरह के कूलर और एसी की सुविधा नहीं थी। एक पंखा उसके कमरे में लगा हुआ था जो ठीक से हवा नहीं देता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। तीनों देवरानियां गर्मी में अपने कमरों में से निकलती भी नहीं थी और बेचारी हिमानी ही पागलों की तरह घर के सारे काम करती रहती। हिमानी, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं खाना बनाने जा रही थी। तू खाना क्यों बनाएगी? सुबह से सारे काम तू ही कर रही है। तू घर की बड़ी बहू है, अपनी देवरानियों को बोल कि वो कोई काम देखें। माँ जी, उन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो कोई काम नहीं करेंगी, और अगर मैंने उनसे कुछ करने को कहा भी तो हो सकता है कि बेवजह कोई बात बन जाए। हिमानी ऐसे बोलकर रसोई में चली गई। गर्मी में पूरी रसोई में भपका हो रहा था। ऐसे में हिमानी ने गैस जलाई और वो खाना बनाने लगी। कितनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे इस रसोई में ही उबल रही हूँ। एक तरफ हिमानी थी जो सारे परिवार के लिए मेहनत कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एकदम सही कहा तूने, इतनी गर्मी में तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। अरे ये किसने किया? अचानक ही गायत्री के कमरे का कूलर बंद हो गया। वो कूलर किसी और ने नहीं बल्कि हेमा ने बंद किया था। हेमा के साथ सावित्री और रीमा भी थी। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। माँ जी, ये आपने क्या किया? बेशरम, कैसे दांत फट रहे थे तेरे फोन पर। चल इधर आओ, रसोई में हिमानी के साथ कोई काम देख। मैं रसोई की इतनी गर्मी में कोई काम नहीं करूंगी। हाँ, गर्मी तो बस तेरे लिए ही है। जरा बड़ी बहू को देखो कैसे बेचारी पूरे दिन कामों में लगी रहती है, और एक तरफ तुम तीनों हो कि घर के किसी काम को कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है माँ जी, हम भी घर के काम करते हैं, बस जेठानी जी जरा ज्यादा हाय हल्ला मचाती हैं। अच्छा, तुम भी काम करती हो और तुम्हारी जेठानी हाय हल्ला मचाती है। ठीक है। क्या ठीक है? आज से तुम तीनों को अपने कमरों में जाना बंद। क्यों माँ जी? अब से तुम तीनों अपनी जेठानी हिमानी के कमरे में रहोगी। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? बस यही मेरा फैसला है, और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो बाहर का दरवाजा यहीं सामने की तरफ है। हेमा की बात तीनों बहुएं समझ नहीं पाई थी, लेकिन उन्हें न चाहते हुए भी उसकी बात को मानना पड़ा।